जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। 7 बज चुका है और 7 बजे हमारा एसएससी एनटीपीसी यूपी ट्रिपल एससी आर्मी यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर बेहतरीन जीके के 50 क्वेश्चन की सीरीज आती है। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल भी 7 बजे हमारी ये सीरीज़ आई थी, आज भी आएगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, है ना। तो इसमें हम 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे और जैसे बच्चों का रिस्पांस मिलता है, आप सभी लोगों का प्यार रिस्पांस मिलेगा, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आज का, किस काल की लिपि को चित्रात्मक या चित्रकार लिपि कहा गया है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा गया है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल? तो आपको बता दूं बच्चों, हमारे भारत के इतिहास में जो भी अभी हमें प्रमाण मिले हैं और जितने भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास का हो, चाहे मध्य भारत का, चाहे आधुनिक भारत का, कुछ हमें साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिसमें लिपि भी है और कुछ साक्ष्य ऐसे में मिले हैं जिसमें लिपि का उपयोग नहीं किया गया है या लिपि कुछ दूसरे तरीके से की गई है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी लिपि है जो भाव चित्रात्मक है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें चित्र दिखाकर कुछ कहने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दें बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक तो है ही, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। यही कारण है कि प्रश्न आता है बार बार कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप बोल सकते हो चित्राकार लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, फिर उसके बाद वैदिक काल, गुप्त काल और मौर्य काल, इसके तो हमें लिखित प्रमाण मिले हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, खरोष्टी भाषा में, प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में इनके लिखित प्रमाण मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो उस समय यहाँ पर लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंधु काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के जितने भी शिलालेख पाए गए थे उसमें अधिकतर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? देवनागरी, गुरुमुखी या फिर खरोष्टी या ब्राह्मी? तो आपको बता दें बच्चों, जब भी अशोक के शिलालेख की बात आएगी तब वहां पर आपको आंसर लगाना है क्या? खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अशोक के बारे में बच्चों प्रश्न बहुत आता है। अशोक के बारे में प्रश्न जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसका अलग से आप नोट्स बनाइए। सम्राट अशोक के बारे में आप अलग से नोट्स बनाइए, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सम्राट अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट और देव नाम पियदस्सी की उपाधि धारण किया था। और बच्चों, सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया था, राजा खारवेल से लड़ाई की थी और राजा खारवेल ने भी बहुत ही बहादुरी से लड़कर यह दिखाया कि वो भी एक ताकतवर राजा से कम नहीं है। नतीजा, हार तो गया था खारवेल, लेकिन उसकी बहादुरी को देखते हुए अशोक ने बहुत सराहा था कि भाई एक बहुत बढ़िया राजा है जिससे मैं लड़के आया हूँ, बहुत हिम्मती राजा है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने पूरे प्रजा को, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरे विश्व में भ्रमण कराया। इन्होंने अपने खुद के बेटा और बेटी को दक्षिण की ओर श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, और बच्चों आपको बता दें, यही वो सम्राट अशोक है जिन्होंने मध्य प्रदेश के सांची में स्तूप बनवाया। और जो स्तूप है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सांची में, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा जो प्रश्न है क्या है? चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो पहले आपको ध्यान देना है कि जो चोल शासक थे ना, वो हमारे दक्षिण भारत में उन्होंने राज किया और दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में उन्होंने राज किया। और तमिल क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी वो क्या थी? तमिल। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया चोल शासक कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के थे और उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा तमिल थी। ठीक है, संस्कृत और कन्नड़ मत लगा दीजिएगा, तमिल लगाना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी है, गुजराती है, मराठी है या पुर्तगाली है? ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है और कोंकणी एक जनजाति भी है जो गोवा में रहती है। और अब तो इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है क्योंकि गोवा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी। और बच्चों आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कोंकणी भाषा है
इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। और जब भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा की बात होगी तो ध्यान देना, 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, यानी हमारा संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है। ठीक है। और एक चीज़ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, गोवा की बात आई है तो गोवा जो है, गोवा के अंदर है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, ध्यान देना, दूध सागर जलप्रपात बना है गोवा में। और गोवा का जो तट है, गोवा का जो तट है बच्चों, ये अरब सागर में खुलता है। और अरब सागर देखिए, गुजरात से लेकर यहाँ गोवा तक, गुजरात से लेकर यहाँ गोवा तक, ये जो अरब सागर का तट है इसे कोंकण तट कहा जाता है। कौन सा तट? कोंकण तट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। कोंकण तट उसको बोला जाता है। अब फिर कर्नाटक से केरल आओगे, कर्नाटक से केरल आओगे तो उसको बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है, देखो तट समझिएगा, एग्जाम में तट बहुत आते हैं। गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका कर्नाटक से लेकर केरला तक मालाबार तट। फिर यहाँ पे अरुणाचल, ये आपका आंध्र प्रदेश का ये है कोरोमंडल तट। और फिर उड़ीसा का है आपका उत्कल तट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई है? हमारे भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई है? 1900 में, 1988 में, 1999, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय सन 1999 में पूरे भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। ये भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, या फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? तो बच्चों अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता में की गई थी। चलिए अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है बच्चों वो की गई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, और फोर्ट विलियम एक कोठी भी है जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था? मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था? ए उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी? उर्दू, अरबी, तुर्की या फारसी? ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, हमारे भारत में जो भाषा थी मुगल काल में, जो भाषा थी जिसको रेखता कहा जाते थे उसका नाम है उर्दू। क्या भैया? उर्दू को रेखता कहा जाता था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल काल की स्थापना कब और किसने की है, तो ध्यान देना बच्चों, बाबर ने की है। किसने? बाबर ने की है 1526 में। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी, ठीक है ध्यान देना बच्चों, इब्राहिम लोधी और मुगल के बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। नतीजा लोधी वंश का राजा हार गया और 1526 से फिर बाबर ने मुगल काल की शुरुआत की और 1526 से लेकर 1858 तक फिर यह काल चला। ठीक है, इसका पहला शासक बाबर था और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण या महाभारत? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र का अनुवाद था। ठीक है, अनवर ए सुहेली। आगे बात करते हैं। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, यानी पहला प्राइवेट हवाई अड्डा, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोची में, गुवाहाटी में, मोपा में या हैदराबाद में? तो उत्तर हो जाएगा इसका केरल के कोची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेर शाह सूरी ने? ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। आज से 30 साल पहले भी ये क्वेश्चन आता था और आज भी ये क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। ये रोड आज भी इस्तेमाल की जाती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्या है जरा, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो भाई दुनिया का पहला
3D मुद्रित यानी 3D प्रिंटर से बनाया हुआ जेट इंजन ये निर्माण किया है? बताइए किसने? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है देश का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन। और बच्चों ध्यान सुनिए, जब भी बात होगी ऑस्ट्रेलिया की तो ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को बोला जाता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और यहाँ की मुड़दार पर्वत श्रृंखला जो इसके पूर्वी हिस्से में है उसको बोला जाता है ग्रेट माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। और पूरे विश्व की सबसे विशाल प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या धर्मपाल? ठीक है, तो आपको बता दूं बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला विशाल विश्वविद्यालय हमारे भारत के बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बना था। यह इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि विदेशों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। और आपको बता दूं बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी इसी में थी, इसी नालंदा विश्वविद्यालय में थी, और यह उस समय समर्पित था बौद्ध धर्म को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो क्या बोल रहा है, जरा देखिए क्या बोल रहा है? अर्ध संघीय संरचना, या समर्पित न्यायपालिका, या शक्तियों का वितरण, या लिखित एवं संविधान की सर्वोच्चता? तो बच्चों यहाँ पे होगा अर्ध संघीय संरचना। ठीक है, ये हमारे देश की विशेषता, हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है, जरा देखिए। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, या अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवाएं? तो देखो आपको बता दें बच्चों, संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का, लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भाषाएं 8वीं अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान दूसरी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। तो बच्चों यहाँ पर ये जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची ये गलत है। शपथ और प्रतिज्ञान दूसरी अनुसूची में नहीं है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं बच्चों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है? यानी हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही बात कर रहा है? इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है, या इसमें संवैधानिक प्रमुखों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। तो आपको बता दें बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? ऐसे क्वेश्चन बच्चों अगर आ जाए तो ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन से आयोग आपके नंबर कटवाना चाह रहा है, आपको ऐसे ऑप्शन देके कि जिसमें सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे। लेकिन अगर आपका अध्ययन सही होगा, आपकी पढ़ाई सही होगी, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान देना कि जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं आपसे ट्रिक क्वेश्चन कर रहा है। भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? नेहरू रिपोर्ट इस पे नहीं है। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी हमारी जो उद्देशिका है, हमारा जो प्रस्ताव है, हमारी जो उद्देशिका है उस पर आधारित है ये। ठीक है, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव यानी हमारे संविधान की उद्देशिका। तो ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज़ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? यानी हमारी जो उद्देशिका है, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें
किस प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, देश में कहीं भी बसने का अधिकार या शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना या चयन स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा सी। हमारे उद्देशिका में उल्लेख है अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समानता का। तो ये स्वतंत्रता हमारे देश के नागरिकों को मिलती है। उद्देशिका में इसी का प्रस्ताव है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आर्थिक न्याय का क्या अभिप्राय है। हमारे संविधान में जो आर्थिक न्याय शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आपको बता दूं बच्चों, आर्थिक न्याय का मतलब संपत्ति का समान वितरण या न्याय के प्रशासन में समानता या समाजार्थिक क्रांति या गरीबों को सस्ता न्याय। तो बच्चों इसका मतलब है संपत्ति का समान वितरण। आर्थिक न्याय का मतलब होता है संपत्ति का समान वितरण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है और ये सब के सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हैं और आशा करूंगा कि आगे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रोज़ाना हमारी क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया। कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा या गोदावरी। ठीक है, तो हैवलॉक पुल बच्चों बनाया गया था गोदावरी नदी पर और अब इसको बंद कर दिया गया है। जब भी बात बच्चों होगी गोदावरी नदी की, तो ध्यान देना, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी में है और गोदावरी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। तो उत्तर हो जाएगा भैया कांडला बंदरगाह। भारत का कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे है। अहमदाबाद, कुरनूल या आगरा या उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदयपुर। ठीक है, ध्यान देना, उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। और बच्चों आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं। कुछ झीलें मीठे पानी की भी हैं और कुछ झीलें खारे पानी की भी हैं। तो राजस्थान की जो सांभर झील है, ढेबर झील है, ये दोनों खारे पानी की झील है। यहाँ से नमक भी उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी सेतु, सिसेरी नदी पुल, भूपेन हजारिका ब्रिज या एडम स्मिथ ब्रिज। तो इसका भैया एडम ब्रिज। आंसर क्या हो जाएगा, एडम ब्रिज। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है एडम ब्रिज। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी। और अगर पूछ ले कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि अलग करती है बच्चों भारत और श्रीलंका को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर, हाल्दिया बंदरगाह, कोची बंदरगाह या मंगलौर बंदरगाह। तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा हाल्दिया बंदरगाह। हाल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। और बच्चों पूरे भारत का नदीय बंदरगाह है हाल्दिया बंदरगाह कलकत्ता में। ठीक है, इसको नदीय बंदरगाह भी कहते हैं। हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है यह हाल्दिया बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है। ग्लेशियर, गीजर या गर्म पानी का झरना या जलभृत। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा जलभृत, यानी एक्वीफायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो बच्चों कोलेरू झील एक लगून झील है और यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, लेकिन जब राज्य की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। एक और झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, पर आप अगर राज्य पूछे तो उसका आंध्र प्रदेश आंसर लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति, यूरेनस, शनि या नेपच्यून? ठीक है, तो बच्चों शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 145। ठीक है, 145। और बृहस्पति में 95 है बच्चों, ध्यान देना, बृहस्पति में 95, तो बृहस्पति मत लगा दीजिएगा। शनि के पास 145 उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है या कॉल्डेरा है? तो बच्चों आपको बता दूं, हमारे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पृथ्वी की जो परत है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक क्या है आपका? क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे कोर है। तो हमारे पृथ्वी की ऊपर भारी ठोस को क्रस्ट कहा जाएगा, जो बनी होती है सियाल से। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और इस क्रस्ट में एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा मेटल, कौन सा धातु या कौन सा तत्व पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो उसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय? तो बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको कहीं किसी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में है हमारा पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, और सतलुज नदी और काली नदी के बीच में है हमारा कुमाऊं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है हमारा नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है हमारा असम हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है? ठीक है, कोशी नदी, सोन नदी, हुगली नदी या तीस्ता नदी? तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम के जिलेपला दर्रे से निकलती है, और यह बंगाल होते हुए ये सीधे ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और ये नदी पहले गंगा नदी में मिलती थी, लेकिन आपको बता दें लगातार भू विवर्तन की खिसकाव के कारण इसने अपना रास्ता बदला, और अब यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल गिराती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीस्ता नदी। फिर एक नदी और है कोसी नदी। बच्चों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो चलिए मुझे बताइए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आपका है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है किसे? श्रीधर पणिकर सोमनाथ को, सतीश धवन को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को या एपीजे अब्दुल कलाम को? तो भैया माना जाता है किसको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है जरा देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1963, 1984, 1969 या 1975? तो आंसर हो जाएगा बच्चों 1969। आगे बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस ने, ठीक है, या कासिमीर फंक ने, या वाटसन ने, या न्यूटन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों हॉपकिंस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य त्वचा और होंठ फट जाते हैं? B1, B2 या विटामिन सी या विटामिन डी? तो यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा उत्तर विटामिन B2। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों थैलोफाइटा। कमेंट सेक्शन में बताइए एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? तो मुंबई, पुणे, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद? तो आपको बता दूं बच्चों, भारत के ग्रेटर नोएडा में जिस रास्ते पर
फार्मूला 1 कार रेस हुई थी उसको बुद्धा सर्किट बोलते हैं। और इसी ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में बच्चों इसी साल 2025 में मोटो जीपी रेस होने वाली है और हमारा भारत होस्ट करेगा इस बार मोटो जीपी रेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। फीफा मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वर्ल्ड कप होता है तो उसके गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 6 फीट, 10, 8 फीट, 10 फीट या 12 फीट। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका 8 फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव के महसूस करके करता है। तो स्कैनर है, टच पैड है या फिर लाइट पेन है या कीबोर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड में जब बटन दबाया जाता है उंगलियों से तभी वह अंदर इनपुट देता है। ठीक है, आगे 39वां क्वेश्चन है चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो जो चरकुला नृत्य है बच्चों वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नृत्य, मंदिर, कला संस्कृति, ठीक है, पहनावा, ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। ज्वारा नृत्य, तेराताली नृत्य, भगोरिया नृत्य या सुआ नृत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सुआ नृत्य। सुआ का मतलब ही होता है तोता। ठीक है, तो तोते की भांति नृत्य करती हैं महिलाएं। अब मुझे बताइए कि यह किस राज्य का नृत्य है। आगे किस त्यौहार के दौरान गरबा किया जाता है। पोंगल, नवरात्रि, दीपावली या बिहू। तो ये है भैया नवरात्रि। और ये जो गरबा है, डांडिया और गरबा, ये होता है बच्चों कहाँ पे सबसे ज़्यादा, गुजरात में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवरात्रि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। वियतनाम, ब्राज़ील, कोलंबिया या मैक्सिको। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों ब्राज़ील। क्या हो जाएगा उत्तर, ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। जॉर्डन सूडान, जॉर्डन इजराइल या तुर्की यूएई या यूएई मिस्र। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा आपका जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। वन्यजीव, रामसर साइट, ओजोन परत या विश्व धरोहर से। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों ओजोन परत। ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3 और ओजोन परत को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। और बच्चों ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। लॉत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या कामेत। तो बच्चों कामेत हमारे भारत के उत्तराखंड में है, बाकी लॉत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा ये नेपाल की चोटियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील, चीन, भारत या कोलंबिया। तो आपको बता दें बच्चों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट हमारे प्यारे भारत में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है। यानी टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। लिया टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा या फिर एन चंद्रशेखरन। तो इसका उत्तर है बच्चों नोएल टाटा, सी। ठीक है, आगे 48वां क्वेश्चन देख लीजिए। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश संबंधित है। स्पेन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया या जापान। तो बच्चों वो है दक्षिण कोरिया के, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया था। ठीक है, एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो एशिया के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। आगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो बच्चों इसका उत्तर है क्या, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है। लखनऊ में, जयपुर में, मुंबई में या शिमला में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों शिमला।
तो यहाँ आपके समाप्त हुए 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 8 बजे आने वाली है मैथ की लाइव क्लास। तो यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर